हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10th फिजिकल साइंस कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट का 7वां पार्ट यानी 7th पार्ट डिस्कस करूँगा। आज की इस पार्ट में हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी, यूज़ ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल क्या है, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। यदि आपको क्लास स्लो लग रहा है तो आप क्लास की स्पीड को 1.5 में देख सकते हैं। आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको इस क्लास में जितने भी नॉलेज शेयर किए जाएंगे आप सारे नॉलेज को याद कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग जानेंगे एनर्जी होता क्या है। दोस्तों, एनर्जी क्या होता है? काम करने की सलाहियत को ही हम लोग एनर्जी कहते हैं। और ये एनर्जी कहाँ से आता है? ये किसी सोर्स से आता है, या तो फॉसिल फ्यूल होगा या कोई भी सोर्स होगा। जैसे सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी अगर माना जाए पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, तो वो सूरज है सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी देते हैं। सोलर एनर्जी, जिससे प्लांट अपना ग़िज़ा बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, वो कौन करता है? वो सारा सोलर एनर्जी की बदौलत करता है। और एनर्जी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बेसिक नीड्स, हमारी ज़िंदगी के अलग अलग ज़रूरियात को, यानी हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, और देश के इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए एनर्जी का एक बहुत बड़ा योगदान भी होता है। तो एनर्जी क्या होता है? काम करने की सलाहियत, यानी काम करने की कैपेसिटी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है? डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है एनर्जी का, हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन क्या क्या सोर्स है। यानी एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल आज हर जगह, हर सेक्टर में, एवरी फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। बगैर एनर्जी के हमारे लाइफ अधूरा हो चुका है। जो मोबाइल अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, जितने भी कंप्यूटर है, ये सारे चीज़ किसके बदौलत काम कर रहा है? ये सारे चीज़ मोबाइल, जितने भी चीज़ है, ये सारे एनर्जी यानी तवानाई की मदद से चल रहा है। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे एक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक अच्छा फ्यूल होने के लिए, और क्या सोर्स है, अगर फ्यूल मौजूद है तो उसका क्या क्या खूबी है, क्या क्या खासियत है। सबसे पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। एक अच्छा फ्यूल यानी सोर्स के लिए क्या क्या खसूसियत होना चाहिए, क्या क्या खूबी होना चाहिए एक अच्छा फ्यूल को पाने के लिए। तो सबसे पहला, एक अच्छा फ्यूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? इट शुड हैव ए हाई एनर्जी आउट पर यूनिट मास और वॉल्यूम। एक अच्छा फ्यूल का मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी हाई से हाई एनर्जी आउटपुट दे हमें, और उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो। दूसरा पॉइंट है इट शुड बी इजीली अवेलेबल, और ये आसानी से मौजूद भी हो, दस्तयाब भी हो, जहाँ से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं और इसे निकालने में कम से कम खर्च आए, और ये इकोनॉमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तीसरा पॉइंट है इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, आसानी से इसे स्टोर कर सकते हैं, और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसपोर्ट करने में फैसिलिटी भी उपलब्ध होना चाहिए। इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था सही होना चाहिए। चौथा पॉइंट है इट शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब जहाँ से हम लोग फॉसिल फ्यूल हुआ, जो भी नेचुरल गैस है, या जो भी एनर्जी को निकालती है, उसको निकालने के लिए कम से कम इकोनॉमिकल खर्चा आए, कम से कम उसमें लागत आए, और उसको निकालने के बाद उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट हो और हमारे इकोनॉमिक्स को ये फ़ायदा दे। तो जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको निकालने के लिए कम से कम खर्चा होना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उससे मुनाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हो। सोर्स ऑफ एनर्जी कितने तरह का होता है?
दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी कितने तरह का होता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी मैनली दो तरह का होता है। देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का दो सोर्स है। कोई भी तवानाई जो हम लोग हासिल करते हैं, तवानाई हासिल करने का कितना ज़रिया है? दो ज़रिया है। एक है कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। एक को हम लोग रीन्यूएबल कहते हैं और दूसरा को कहते हैं नॉन रीन्यूएबल। रीन्यू का मतलब जिसे हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रीन्यूएबल का मतलब जिसे हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो कन्वेंशनल सोर्स क्या है? एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं क्या है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा एनर्जी जो हमें वुड से यानी लकड़ी से, फ्लोइंग ऑफ वाटर बहते हुए पानी से, फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? हजारों यानी लाखों करोड़ों साल पहले इस ज़मीन के नीचे कुछ पेड़ पौधे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म थी, वो मर के यानी अंदर दब गया था, जिसके वजह से हमें अलग अलग गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोयल अभी दस्तयाब हो रहा है, और ये प्रोसेस होने के लिए लाखों साल लगे हैं। नीचे हम लोग फॉसिल फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल क्या क्या? कोयल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। उसके बाद दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी हमेशा के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग रीन्यू कर सकते, इसे दोबारा उत्पाद कर सकते, दोबारा इसे प्रोड्यूस कर सकते। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। तो इसका क्या क्या टाइप्स होगा? सोलर एनर्जी आएगा इसमें, क्योंकि सूरज कभी भी इस दुनिया से, इस धरती से ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद विंड एनर्जी, हवा भी इस धरती यानी इस ज़मीन से कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बायोमास एनर्जी, बायोमास क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर सड़ गल जाता है, सड़ने गलने के बाद उससे जो एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसे बायोमास कहते हैं। तो सड़ना और गलने का प्रोसेस भी कभी ख़त्म नहीं होगा इस दुनिया से। कोई भी चीज़ सड़ेगा या गलेगा। जैसे गोबर को सड़ा करके हम लोग उसे बायो एनर्जी प्रोड्यूस करते, बायोगैस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह से ओशन एनर्जी, ओशन एनर्जी का भी टाइप्स होता है। उनमें से सबसे पहला टाइप्स है टाइडल एनर्जी, दूसरा है वेब एनर्जी, तीसरा है ओशियन थर्मल एनर्जी। तो हम लोग सिर्फ टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ टाइडल एनर्जी के बारे में दिया गया है। तो ओशियन एनर्जी क्या है? जो समंदर के पानी, यानी जहाँ समंदर होता है तो दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है, यानी टाइड्स आते हैं समंदर में, और उसी टाइड्स के मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? बहुत सारे डिवाइस, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, कुछ मशीन फिट किए गए हैं, और उस मशीन में टरबाइन लगाए गए हैं। जब टाइड्स आता है तो वो टरबाइन स्पीड से बहुत ज़्यादा घूमने लगता है, और उस टरबाइन के मदद से हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी भी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यह भी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जियो का मतलब अर्थ, थर्मल का मतलब गर्मी। ज़मीन के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? मैग्मा पाए जाते हैं। उसी तरह से क्योंकि ज़मीन के अंदर क्या है, बहुत सारे इतने गर्म होते हैं कि वहाँ जो चट्टान पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, वो चट्टान पिघल करके मॉल्टेन स्टेट में रहती है, और उस मॉल्टेन स्टेट को हम लोग मैग्मा कहते हैं। इतना गर्म होता है कि ज़मीन के नीचे जो पानी पाए जाते हैं
उस पानी को भाप बनाकर ऊपर के तरफ भेजता है, और उसी भाप को कैद करके हम लोग उस भाप से एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। टरबाइन को घुमाते हैं, वो भाप इतना स्पीड से निकाला जाता है, ड्रिल्स किया जाता है, और उस ड्रिल्स करके उस भाप को निकाला जाता है, और उस भाप के मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद होता है न्यूक्लियर एनर्जी। ये भी कभी ख़त्म होने वाला एनर्जी नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी ये दो तरह के होंगे, एक होगा न्यूक्लियर फिज़न और एक होगा न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फिज़न क्या होता है? यूरेनियम का नाम हम लोग सुने हैं, एक धातु है जिसके मदद से हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक डिवाइस है उसमें। उसके बाद होता है एक न्यूक्लियर फ्यूज़न FUSION, एक होता है FISSION। फ्यूजन ज़्यादा ताकतवर होता है फिज़न से। क्यों? क्योंकि फ्यूज़न जो है हाइड्रोजन के दो एटम्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, हीलियम एटम बनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी देता है। और न्यूक्लियर फिज़न से फ्यूजन 13 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद सम सोर्स ऑफ एनर्जी आर रीन्यूएबल। कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? रीन्यू कर सकते हैं। रीन्यू का मतलब दोबारा बना सकते हैं। जैसे सूरज के द्वारा जो एनर्जी हमें मिलता है वो क्या है? रीन्यूएबल है। विंड एनर्जी, फ्लोइंग ऑफ वाटर, बहते हुए पानी से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ओशन एनर्जी, वुड से, बायोमास ETC आर रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सम सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन रीन्यूएबल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नॉन रीन्यूएबल मीन्स ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम लोग दोबारा वापस लेके नहीं आ सकते। अगर ये एक बार जल गया तो जलने के बाद और दोबारा इसको हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कोयला जलने के बाद और दोबारा उससे कोयला नहीं बनता है। उसी तरह पेट्रोलियम, एक बार अगर हम लोग पेट्रोलियम को यूज़ कर लेते हैं तो उससे दूसरे बार पेट्रोलियम हम लोग उससे फिर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से नेचुरल गैस, इसका क्वांटिटी अब लिमिटेड होते जा रहा है, इसको हम लोग को बचाना चाहिए, क्योंकि इसका क्वांटिटी इतना अब घटते जा रहा है कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए लगभग 250 साल तक बचा हुआ है। तो अब हम लोग को रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, जिसको हम लोग रीन्यू कर सकते। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, विंड एनर्जी है। इस तरह के एनर्जी को हम लोग को अभी यूज़ करना चाहिए, ताकि कम से कम पॉल्यूशन भी हो और पूरे दुनिया के लिए यह फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि इससे कम से कम पॉल्यूशन होता है। और नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से ज़्यादा पॉल्यूशन आता है। उसके बाद सबसे पहला है कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो हम लोग डिस्कस किए थोड़ा। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो लिमिटेड क्वांटिटी में हो, यानी इसको हम लोग रीन्यू नहीं कर सकते हैं, इसे दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसको नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल आर फ्यूल फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? एक फ्यूल है जो ज़मीन के नीचे पाए जाते। कैसे पाए जाते? फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर। हजारों साल, लाखों साल पहले इस धरती में भूकंप हुआ होगा या कुछ नेचुरल प्रोसेस हुआ होगा, जिसके वजह से पेड़ पौधे या एनिमल इस ज़मीन के नीचे दब के मर गए थे। फिर उस दबे हुए जितने भी एनिमल्स और प्लांट थे, वो सारे एनिमल्स और प्लांट फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हुआ। द फॉसिल फ्यूल आर कोयल, क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है। फॉसिल फ्यूल का अगर एग्जांपल पूछे आपसे तो आप क्या दोगे? कोयला का, पेट्रोलियम में हर चीज़ आ जाएगा, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल। उसके बाद ग्रीस, जिसको अब लोग वैक्स कहते हैं, ये सारे चीज़ आ जाएंगे।
फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते। सो दिस शुड बी कंजर्व्ड एंड यूज्ड जुडिशियली। इसको हम लोग को कंजर्व करके रखना चाहिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक लिमिटेड वे में अभी ये मौजूद है। पूरे दुनिया के लिए फॉसिल फ्यूल ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, इसको हम लोग लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। इसके जगह अदर सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदा नहीं है फॉसिल फ्यूल से। सबसे पहला पॉइंट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज गैसेस एंड हार्मफुल पार्टिकल विच काउज एयर पोल्यूशन। जितने भी हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं तो उससे क्या रिलीज़ होता है? गैस रिलीज होता है, हार्मफुल पार्टिकल्स रिलीज होता है गैस के सिगल में, जो क्या करता है? हवा को पॉल्यूट कर देता है, गंदा कर देता है। हमारी जो हवा है वो गंदा हो जाते फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से, जलने से। दूसरा पॉइंट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज एसिडिक ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन। जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो उससे सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं। क्यों? सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करती है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है? एसिड रेन होता है। एसिड रेन का दो मेन कंपोनेंट, सबसे पहला सल्फ़र डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम लोग SO2 कहते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 कहते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल होता है लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है इसके लिए सबसे हार्मफुल गैस है। अफेक्ट्स सॉइल एंड वाटर। ये किसको अफेक्ट्स करता है, किसको प्रभावित करता है, किसको ज़्यादा असर करता है? ये मिट्टी को और पानी को बहुत ज़्यादा असर करता है। काउज डैमेज टू बिल्डिंग। इसके वजह से जितने भी बिल्डिंग होते हैं, मोनूमेंटल बिल्डिंग, जितने भी हिस्टोरिकल इमारत है उसको बहुत ज़्यादा अभी डैमेज कर रहा है। ये जितने भी गैसेस है इसके वजह से एसिड रेन हो रहा है। कोरिजन ऑफ मेटल्स, मेटल में जंग का लगना, ये फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से जो गैस रिलीज होता है इसके वजह से हो रहा है। ये सारे डैमेजेस बिल्डिंग का एसिड रेन की वजह से। तीसरा पॉइंट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी हम लोग फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं उससे क्या निकलता है? बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में CO2 निकलता है, विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो क्या करता है? हमारे वातावरण, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर को, पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को क्या करता है? इतना ज़्यादा गर्म कर देता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। और इस ग्लोबल वार्मिंग को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट दो तरह से हो सकता है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकता है, और दूसरा कुछ ग्रीन हाउस गैस है जो इंफ्रारेड रेज को कैद करता है, ट्रैप करता है, ट्रैप करके हमारे अर्थ सरफेस को गर्म करता है। ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए फ़ायदेमंद है अगर ये ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हम लोग अभी आर्टिफिशियली बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस को प्रोड्यूस किए हैं जिसकी वजह से गर्मी और ज़्यादा बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैस हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी भी आते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग रीन्यू कर सकते हैं, रीन्यू में से दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं और प्रोड्यूस करके इसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहला है सोलर एनर्जी। आज सोलर एनर्जी को पूरे वर्ल्ड में विस्तार रूप से यानी बहुत वसी पैमाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ही ब्रॉडली अब इसका इस्तेमाल शुरू किया गया है ताकि इससे कम से कम पॉल्यूशन पैदा हो, पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे एटमॉस्फेयर को कम से कम पॉल्यूटेट करे। सोलर एनर्जी से सबसे पहला पॉल्यूशन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे कोई भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा ही नहीं।
सोलर एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स सन है, सूरज है। और सूरज पूरे वर्ल्ड में तवानाई का यानी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स भी है। सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी सूरज आता है। तो हम लोग पढ़ते हैं सोलर एनर्जी क्या होता है। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी को कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से हासिल करते हैं? सूरज से हासिल करते हैं। किस फॉर्म में? हीट और लाइट के फॉर्म में इसे हासिल करते हैं। हीट मीन्स हरारत और लाइट मीन्स रोशनी के फॉर्म में सूरज से हम लोग इसे हासिल करते हैं। द हीट एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर हीटिंग डिवाइस। जो हीट सूरज से हमारे अर्थ यानी एटमॉस्फेयर तक आते हैं, तो हम उस एटमॉस्फेयर तक आते एक डिवाइस के मदद से उसे ट्रैप करते, उसे पकड़ते, उसे कैद करते हैं। तो कुछ सोलर हीटिंग डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग उस हीट एनर्जी को कैद करते हैं, ट्रैप करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला हम लोग सोलर पैनल, जो आज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है सोलर पैनल का। उसके बाद सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर है, सोलर फर्नेस है। बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे एनर्जी उत्पाद करते हैं, उससे एनर्जी पैदा करते हैं। तो द लाइट एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर सेल। तो सोलर सेल भी हम लोग यूज़ करते हैं उस लाइट एनर्जी को कैद करने के लिए। आप लोग इलोन मस्क का नाम सुना होगा, जो टेस्ला कंपनी का, सोलर सिटी का, स्पेस एक्स, इंटरलिंक्स वगैरह कंपनी का भी मालिक है। और इसने एक प्रोजेक्ट चलाया है पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन फ्री करने के लिए। और टेस्ला कार बनाए हैं जो टोटली इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, चार्ज की मदद से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है। उसने एक और प्रोजेक्ट चलाया है पूरे वर्ल्ड को पॉल्यूटेंट फ्री करने के लिए। उस प्रोजेक्ट का नाम है सोलर सिटी प्रोजेक्ट। आज पूरे अमेरिका में इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। सोलर सिटी के मदद से यानी सूरज की रोशनी को ट्रैप करके उससे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद दूसरा है सोलर कुकर। सोलर कुकर एनर्जी का सोर्स नहीं है। सोलर कुकर एक डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग सूरज की रोशनी को ट्रैप करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करके यूज़ करते हैं। तो सोलर कुकर एक डिवाइस है। द बॉक्स टाइप सोलर कुकर हैज एन इंसुलेटेड बॉक्स पेंट ब्लैक, यानी उसके जो पैंदी होते हैं, पैंदी मीन्स उसके चारों तरफ ब्लैक कलर किया हुआ रहता है इनसाइड में। इट इज़ कवर्ड बाय ए ग्लास, और ये किस चीज़ से कवर्ड किया हुआ रहता है? ग्लास प्लेट से, विच अलाउ हीट टू इंटर इनसाइड। उसके ऊपर एक ग्लास पैनल होता है। उस ग्लास पैनल के मदद से हीट जैसे ही अंदर होता है तो वो स्केप नहीं हो पाता। स्केप मीन्स वो बाहर नहीं निकल पाता है। वो हीट अंदर जाने के बाद वो हीट उस कुकर से बाहर नहीं निकल पाता है। इट हैज़ ए मिरर टू रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट। उसमें जो मिरर फिट किया हुआ रहता है ऊपर में, वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है इनटू द बॉक्स, बॉक्स के अंदर द फूड टू बी कुक्ड, और जिसके वजह से आसानी से खाना पक जाता। सोलर कुकर तो सभी देखे होंगे। इसके मदद से हम लोग सूरज के मदद से खाना पका सकते हैं। उसमें सोलर पैनल लगा होता है जो हीट को ट्रैप करता है और उसका पूरा अंदर वाला पार्ट ब्लैक कवर से कवर्ड किया हुआ रहता है और आउटर पार्ट भी ब्लैक कवर से कवर्ड किया हुआ रहता है और इससे खाना आसानी से पक जाता है। इट कैन प्रोड्यूस अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री टू 140 डिग्री सेल्सियस। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा डिवाइस है सोलर वाटर हीटर। इसके मदद से हम लोग पानी को गर्म कर सकते हैं। तो ये सोलर वाटर हीटर हैज़ एन इंसुलेटेड बॉक्स। ये भी एक इंसुलेटेड बॉक्स है जो पेंट किया हुआ यानी पेंटेड किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है ब्लैक इनसाइड विथ ए सिस्टम ऑफ कॉपर ट्यूब्स। उसके अंदर एक कॉपर ट्यूब्स होता है और ये भी ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ रहता है। इट इज़ कवर्ड विथ ए ग्लास प्लेट। ये भी ग्लास प्लेट से कवर्ड किया हुआ रहता है। विच अलाउ हीट टू इंटर इनसाइड बट डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप। इसके अंदर अगर हीट इनसाइड में चले जाता है
तो वो हीट बाहर नहीं निकल पाता, ऐसा सिस्टम बना दिया है। वो हीट रिफ्लेक्ट होकर के अंदर ही रहता है। वन वाटर फ्लो थ्रू द कॉपर ट्यूब, जब उस कॉपर ट्यूब की मदद से उसमें पानी को बहा जाता है, उसके अंदर डाला जाता है, तो इट एब्जॉर्ब हीट, ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड बिकम हॉट, और पानी गर्म हो जाता है। तो ये था सोलर एनर्जी का इस्तेमाल अभी हम लोग हर जगह कर रहे हैं। खाना पकाने के लिए सोलर कुकर, पानी गर्म करने के लिए आज इसका इस्तेमाल यानी ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं हम लोग। साइंटिस्ट के जितने भी डिवाइस है, जैसे आप सेटेलाइट देख लीजिए, या जितने भी स्पेस में सेटेलाइट्स है लॉन्च किए गए हैं, ये सेटेलाइट्स किसके मदद से चल रहे हैं? ये सारे सेटेलाइट्स सूरज की रोशनी की मदद से चल रहे हैं। उसमें सोलर पैनल होता है, सिलिकॉन वगैरह धातु उसमें मिक्स किया जाता है, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है और ट्रैप करके उस सेटेलाइट को रन करने में मदद करवाता है। तो सूरज एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी विंड एनर्जी भी एक क्या है, नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सॉरी ये क्या है, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसे हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इस एनर्जी को हम लोग हवा से प्रोड्यूस करते हैं। कैसे हवा से प्रोड्यूस करते हैं? आप लोग विंड मिल्स को देखे हैं। विंड मिल्स क्या करता है, उस हवा को ट्रैप करता है, कैद करता है, और कैद करके उससे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसमें पंखे लगे होते हैं विंड मिल में, और वो पंखे बहुत ज़्यादा घूमता है। घूमने के बाद टरबाइन फीड किया हुआ रहता है, और उस टरबाइन की मदद से मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो विंड एनर्जी कैसे बनता है? तो सूरज की जब बहुत ज़्यादा तपिश होता है, तो हवा क्या होता है, हल्का होकर के ऊपर की तरफ बहने लगता है। जब ये हवा ऊपर की तरफ बहने लगता है, तो विंड मिल जो होता है उसका ऊंचाई होता है, और इस हवा को ट्रैप कर लेता है, कैद कर लेता है, और कैद करके उससे क्या बनाता है, बिजली बनाता है। उसका जो ब्लेड्स होता है, वो ब्लेड्स क्या करता है, हवा बहुत ज़्यादा जब तेज़ चलता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, गर्मी की वजह से हवा हल्का होकर के ऊपर चले जाते हैं, और उसमें जो टरबाइंस, उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं, वो ब्लेड बहुत ज़्यादा घूमता है, और घूमने के बाद नीचे टरबाइन होता है, और उस टरबाइन को घुमाने में मदद करता है, और इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कैन बी यूज टू बी मैकेनिकल वर्क। इसका इस्तेमाल हम लोग मैकेनिकल वर्क में करते हैं, जैसे लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, कुआं से पानी निकालने के लिए, और ग्राइंडिंग ग्रेन्स, जितने भी अनाज होते हैं, जैसे हम लोग आटा बनाते हैं, मैदा बनाते हैं, आटा पीसने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू रोटेट द टरबाइन। इसको टरबाइन को घुमाने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विंड मिल लगाते हैं, और वो विंड मिल में जो ब्लेड्स लगे होते हैं, जब हवा ऊपर की तरफ बहता है तो बहुत ज़्यादा घूमने लगता है, और वो हवा काइनेटिक एनर्जी से यानी मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये सिंगल विंड मिल प्रोड्यूस ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक सिंगल विंड मिल बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, पैदा कर सकता है। सो ए लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल्स इन ए लार्ज एरिया आर coupled together to produce more electricity in wind energy farm। तो विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ विंड्स मिल लगाते हैं, लार्ज मात्रा में, लार्ज एरिया में, बहुत ज़्यादा एरिया में क्या करते हैं, विंड मिल को लगाते हैं, लगा करके वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसका इस्तेमाल, इसका एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज है, इट इज़ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से हम लोग रीन्यू कर सकते हैं। इट डज़ नॉट काउज पॉल्यूशन, इसके मदद से कोई भी पॉल्यूशन पैदा नहीं होता है। द रेकरिंग कॉस्ट इज लेस, इसका यानी
खर्चा कम से कम आता है, कॉस्ट कम से कम आता है। इसके बाद इसका डिसएडवांटेज, विंड इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल टाइम। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही हो गया कि हवा हमेशा क्या रहता है, प्रेजेंट नहीं होता, और हवा का स्पीड हमेशा ऑल टाइम एक जैसा और नहीं रहता। जब जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होगा तभी तो हवा हल्का होकर के ऊपर जाएगा, और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा विंड मिल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। इट रिक्वायर ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड। इसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ती है। ये मिनिमम विंड स्पीड कितना चाहिए, एक विंड मिल को घुमाने के लिए, विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा होना चाहिए। हवा की जो रफ्तार होनी चाहिए, हवा की स्पीड कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तभी विंड मिल से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है? टाइडल एनर्जी मीन्स इसे ओशन में, समंदर में प्रोड्यूस किया जाता है। दिन के टाइम, पूरे दिन में 24 आवर्स में समंदर में 2 बार ज्वार भाटा आता है, जिसे हम लोग टाइड्स कहते हैं। जब ये टाइड्स आता है तो उसमें हवा की लहरें, पानी की लहरें होती है, और उस लहरें में बहुत ज़्यादा, उस वेव्स में, पानी के जो वेव्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, और उस स्पीड को टरबाइन के मदद से कलेक्ट किया जाता है, उसे घुमाया जाता है, घुमा करके उससे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो क्या होता है जानते हैं? टाइडल एनर्जी, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। पीरियोडिक राइज का मतलब क्या होता है? समंदर में 2 बार पानी का नीचे जाना और ऊपर उठना होता है। एक बार पानी नीचे जाता है और एक बार पानी ऊपर उठता है। इसका रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है ऐसा। ऑफ मून काउज टाइड्स। हमारे जो मून है, एक नेचुरल सैटेलाइट है मून अर्थ का, ये क्या करता है? पानी को ऊपर के तरफ खींचता है, कशिश करता है, इसे अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से समंदर का पानी एक बार क्या होता है, ऊपर उठता है और एक बार नीचे। उसको हाई टाइड और एक को कहते हैं लो टाइड। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। ए डैम इज कंस्ट्रक्टेड एट ए नैरो ओपन बिटवीन द लैंड एंड सी। एक डैम को बनाया जाता है बहुत ही कम चौड़ा एरिया में, समंदर में। The movement of water during high tide and low tide can be used to rotate the turbine. जब हाई टाइड और लो टाइड आता है समंदर में, तो टरबाइन को घुमाने के लिए उसमें एक एरिया में मशीन फिट किया जाता है, ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, जनरेट हो, प्रोड्यूस हो। और ये है आपका, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में दिखाया गया है कैसे हाई टाइड और लो टाइड को कैप्चर किया जाता है। तो हाई टाइड और लो टाइड को कैप्चर करने के लिए यहाँ एक डिवाइस है। एक तरफ से बेसिन आते हैं, ओशियन समंदर है, बराज है, उसके बाद कुछ गैट्स है। उसके बाद इससे क्या करते हैं, एनर्जी को टरबाइन घुमाते हैं, उस टाइड्स यानी उस लहर को, उस वेव को। यहाँ टरबाइन फिट किया हुआ है नीचे, फिर ये टरबाइन की मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, फिर वायर की मदद से आगे भेज दिया जाता है। उसके बाद होता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो ज़मीन के अंदर से जो गर्मी निकलती है, उस गर्मी से प्रोड्यूस किया जाता है। जियो का मतलब अर्थ, थर्मल मीन्स गर्मी, एनर्जी। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, देखते हैं। द डीपर रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। हमारे जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी। जब ज़मीन के नीचे जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ क्रस्ट के जैसे जैसे हम लोग नीचे पहुँचते, कोर होता है, उसके बाद हम लोग मेंटल पहुँचते हैं, अर्थ क्रस्ट से मेंटल से कोर तक पहुँचते, कोर तक पहुँचते पहुँचते इंसान कभी पहुँच ही नहीं सकता। एक मूवी है द कोर, आप उस मूवी को देख सकते हैं। इतना ज़बरदस्त मूवी है कि आप उसको देखेंगे तो आपको ज़मीन के अंदर क्या क्या लेयर्स है, वो सारे लेयर के बारे में समझ में आएगा। मैं ये मूवी रिकमेंड करता हूँ, हॉलीवुड मूवी है,
द कोर, आप इसे देख सकते हैं। दिस हीट मेल्ट्स रॉक, ज़मीन के अंदर जो हीट है, जो चट्टानें पाए जाते हैं ज़मीन में, इस हीट्स के वजह से पिघलना शुरू होता है। क्योंकि ज़मीन के अंदर जब कोई भी चट्टान पिघलता है उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। ज़मीन के अंदर अगर पिघल रहा है तो उसको मैग्मा कहते हैं, और जब ये ज़मीन से फट के बाहर निकल जाता है तब इसे हम लोग लावा कहते हैं। मैग्मा ज़मीन के अंदर मॉल्टेन स्टेट में रहेगा, और जब ये फट के ज़मीन के बाहर निकल आएगा तो ये लावा बनेगा, और लावा बनने के बाद ये कठोर सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है। द मैग्मा मूव अप एंड कलेक्ट बिलो एट सम प्लेस कॉल्ड हॉट स्पॉट। क्या किया जाता है, इस मैग्मा बाहर निकलता है, मूव्स अप होता है और कलेक्ट और बिलो एट सम प्लेस कॉल्ड हॉट स्पॉट, और इसे हॉट स्पॉट में क्या किया जाता है, एक जगह हॉट स्पॉट में इसे कलेक्ट किया जाता है। द अंडरग्राउंड वाटर इज कॉन्टैक्ट विथ हॉट स्पॉट, वहाँ एक हॉट स्पॉट बनाया जाता है। जो अंडरग्राउंड वाटर है, ज़मीन के अंदर जो पानी है, वो पानी इसके कांटेक्ट में आते हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। गर्म होने के बाद उससे स्टीम निकलना शुरू होता है, जो हाई प्रेशर के साथ ऊपर के तरफ बढ़ना शुरू होता है। और बाय ड्रिलिंग हॉल्स इनटू हॉट स्पॉट, जहाँ हॉट स्पॉट होता है उस हॉट स्पॉट को क्या किया जाता है, ड्रिल्स के मदद से छेद किया जाता है, सुरांग किया जाता है, सुराख किया जाता है, ताकि उससे जो स्टीम निकले उस स्टीम को कैद करे, उसको पकड़े, ट्रैप करे, और उस टरबाइन को घुमाने में मदद करे। जो बहुत ज़्यादा स्पीड में टरबाइन को घुमाता है, जब वो स्टीम बाहर निकलता है ड्रिल करने के बाद, तो उससे जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर की वजह से टरबाइन बहुत स्पीड के साथ घूमना शुरू होता है, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। ये है आपका पिक्चर। उसके बाद बायोमास। बायोमास क्या है, एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे वेस्ट मटेरियल से, डेड बॉडी पार्ट से, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड बॉडी पार्ट से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, या कोई भी चीज़ सड़ या गल जाता है उससे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे वुड, एनिमल डंग मीन्स गोबर हुआ, या बफेलो डंग हुआ, या जितने भी पोल्ट्री का फजलात हुआ, या इंसान के फजलात हुए, इंसान के स्टूल्स हुए, उसके मदद से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोमास एनर्जी। या सब्जी कभी सड़ जाता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, सीवेज, कोरा करकट है, वगैरह से ये एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम लोग बायोगैस भी कहते हैं। हम लोग बचपन में इसको गोबर के मदद से कभी बल्ब जलाते थे। शायद आप भी इस एक्सपेरिमेंट को किए हैं अपने घर में, हम तो किए थे। बायोमास इज डिकम्पोज्ड बाय एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी बायोमास होता है उसको क्या किया जाता है, एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के मदद से इसे डिकम्पोज किया जाता है, इसे सड़ाया गलाया जाता है टू प्रोड्यूस बायोगैस, ताकि उससे क्या निकले, बायोगैस निकले, और वो बायोगैस ही एनर्जी को बनाता है। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। बायोगैस क्या होता है, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है, कंटेनिंग मीथेन। कोई भी अगर बायोगैस होगा, उसका जो मेन कंपोनेंट्स होगा, मेन अज़ा होगा, उसका मेन अज़ा मीथेन होगा, और मीथेन ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे गैस रिलीज होता है, और ये गैस के मदद से हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ये है आपका पिक्चर, इसको देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है। उसके बाद बायोगैस प्लांट होता है, जहाँ एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्लांट बनाया जाता है। उसके नीचे बैक्टीरिया को छोड़ा जाता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज करके उससे बायोगैस रिलीज करता है, और उस बायोगैस से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। यूज़ ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग मोटर गाड़ी को, यानी व्हीकल्स को चलाने के लिए भी करते हैं। कॉल बेड मीथेन क्या होता है, कॉल बेड मीथेन का शॉर्ट फॉर्म होता है CBM। इसको आप लोग याद कर लो, कॉल बेड मीथेन, कॉल बेड मीथेन, कोयला बेड मीथेन। कॉयल का मतलब कोयला। तो CH4 इज ए नेचुरल गैस विच इज फाउंड लार्ज क्वांटिटी इन कोयल माइन। जो भी CH4 है, CH4 को हम लोग मीथेन कहते हैं। मीथेन इज द मेन कंपोनेंट। तो CH4 जनरली
बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एक परत के शक्ल में कोयल माइन में पाए जाते हैं। जो कोयला होते हैं, कोयला के माइन, कोयला के कान में वहाँ बहुत ज़्यादा एक लेयर होता है, उसी लेयर में CH4 पाए जाते हैं। और उस CH4 को ड्रिल्स करके हम लोग क्या करते हैं, खुदाई करके यानी उसमें सुराख करके उस गैस यानी मीथेन को निकालते हैं। और निकाल करके उससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा क्या है, एक इको फ्रेंड्स है। उसके बाद मीथेन हाइड्रेट्स क्या है, तो मीथेन हाइड्रेट्स एक प्रोसेस है। जनरली ये पोलर रीजन में होता है। पोलर रीजन क्या होता है, ऐसा रीजन जहाँ पूरा एरिया बर्फ़ से कवर किया हुआ रहता है। उस बर्फ़ से कवर किए हुए एरिया में ज़मीन के उस लेयर में बर्फ़ के नीचे आइस मीथेन दबा होता है, मीथेन हाइड्रेट दबे हुए रहते हैं। उस मीथेन हाइड्रेट को हम लोग ड्रिल करके निकालते हैं। दिस सॉलिड कंपाउंड इज यूज्ड फॉर फ्यूचर, और इस सॉलिड कंपाउंड को हम लोग फ्यूचर यानी मुस्तकबल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन पर्पस विच इज़ आवर इको फ्रेंड, और ये भी हमारा क्या है, एक इको फ्रेंड है। तो ये ठोस मुरक्कब यानी कंपाउंड को निकाल कर हम लोग फ्यूचर में एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, मीथेन हाइड्रेट्स। और इसका इस्तेमाल हम लोग एज ए इको फ्रेंड, हमारे दोस्त के तरह, माहौल का एक दोस्त है। ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, इस तरह का ये मीथेन हाइड्रेट्स। आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बिहेवियर ऑफ गैस पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।